हम पढ़े थे सैम्पलिंग, ठीक है। इसकी टेक्स्ट में हमने पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स। आदतें थोड़ी स्टूडेंट्स की होनी है, सिर्फ 13 है अभी तक। अब हमने पढ़ना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी में हर एक को इक्वल चांस नहीं होता, तो वो सिलेक्ट होएगा सैंपल। Non-probability sample. The probability of each case being selected from the population is not known. Unit of the sample are chosen on the basis of personal judgment or convenience. There are no statistical techniques for measuring random sampling error in a non-probability sample. इसमें हमारे के पास equal chance नहीं होता कि वो select होगा as a sample, और जो selection की जाती है वो personal judgment या convenience की base पे की जाती है, और कोई स्टैटिस्टिकल मेजर नहीं है रैंडम सैम्पलिंग एरर को मेजर करने का। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किया है। मल्टी स्टेज जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें स्टेजेस बनाते हैं और स्टेजेस के अंदर से रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। मतलब जैसे क्लस्टर एक बनाया, उसके अंदर उससे सैम्पलिंग की, फिर उसके बाद उस सैम्पलिंग के अंदर से फिर से सैंपल करके रैंडम सैम्पलिंग करके सैंपल को सिलेक्ट किया। इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस जो है वो बनाते हैं सैम्पलिंग के अंदर से सैंपल लेने के। नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट होंगे एज अ सैंपल। प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस होता है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी की आगे टाइप है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पजिव सैम्पलिंग जिसको कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग।
अब हम इन टाइप को वन बाय वन पढ़ते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है? Convenience sampling involves choosing the experiment at the convenience of the researcher. Convenience sampling में रिसर्चर को जो कन्वीनियंट लगते हैं उस हिसाब से वो सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। मतलब जो कन्वीनियंट होंगे वो सैंपल के तौर पे सिलेक्ट हो जाएंगे, जो कन्वीनियंट नहीं होंगे उनको वो सैम्पलिंग सिलेक्ट नहीं करता। एडवांटेजेस है इसके वेरी लो कॉस्ट, एक्सटेंसिवली यूज्ड और अंडरस्टूड। लो कॉस्ट है और ज़्यादातर जो तकनीक यूज़ की जाती है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में यूज़ की जाती है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। वेरिएबिलिटी एंड बायस कैन नॉट बी मेजर्ड और कंट्रोल्ड। प्रोजेक्टिंग डेटा बियॉन्ड सैंपल नॉट जस्टिफाइड। रिस्ट्रिक्शन ऑफ जनरलाइजेशन। तो इसमें क्या है, बायसनेस जो है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, बायसनेस हो सकती है। और प्रोजेक्टिंग डेटा बियॉन्ड सैंपल नॉट जस्टिफाइड, और जनरलाइजेशन जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, इसमें जो रिसर्चर्स को कन्वीनियंट लगा, जो इजी था, उसने उन लोगों को सिर्फ सैंपल के तौर पे सिलेक्ट कर लिया और देखें इसमें कोई भी पर्पल वाला फिर ऐड नहीं हुआ। तो ये जो है इसका डिसएडवांटेज है कि जनरलाइज नहीं किया, इसमें सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता ये वाला सैंपल जो कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है। ठीक है, समझ में आ गया। आवाज क्या नहीं आ रही मेरी? ये भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, जो उसके आसपास था उसने उसको एज ए सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ये पिक शो करती है कि जो उसको कन्वीनियंट था, जो उसके पास था कन्वीनियंट, उसने उसको कॉल किया और उसको एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग को शो कर रही है। और पीछे वाली भी कन्वीनियंट को शो कर रही है और उसका डिसएडवांटेज बता रही है कि कन्वीनियंट में सैंपल जो है वो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि पर्पल वाला इसके अंदर शामिल ही नहीं है। ग्रीन ब्लू शामिल है लेकिन पर्पल वाला इसमें नहीं शामिल। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग का ये डिसएडवांटेज है।
ये कन्वीनियंट मैं रिपीट कर देती हूँ। कन्वीनियंट में जो रिसर्चर है उसकी आसानी के लिए जो उसके पास चीजें होती हैं तो रिस्पॉन्डेंट होते हैं वो उनसे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। और जो उसके पास नहीं होते मतलब उनको कन्वीनियंट नहीं लगता वो उन लोगों से डाटा कलेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या किया जाता है, कोटा जैसे बना लिए जाते हैं, डिफरेंट कोटेज होते हैं ना सिलेक्शन में, तो कोटा सैंपलिंग में कोटा बना लिया जाता है और फिर वहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। The population is first segmented into mutually exclusive subgroups just as in stratified sampling, जिसमें पहले उनको सब ग्रुप किया जाता है जैसे कि स्ट्राटिफिकेशन में स्टार्ट बनाया जाता है। तो कोटा में पहले एक कोटा बनाया जाता है और फिर वहाँ से सैंपलिंग जो है वो की जाती है। Advantages is the use when the search budget is limited, very extensively used or understood, no need for list of population elements। ये ज़्यादा सारा यूज होता है और एक्सटेंसिवली यूज है और तब यूज होता है जब बजट है वो लिमिटेड हो और नो नीड फॉर लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट की लिस्ट की कोई इसमें जरूरत है वो पेश नहीं आती। हाँ जैसे स्ट्राटिफाइड में स्ट्राटा बनाते हैं उसमें भी स्ट्राटा जो है वो बनाए जाते हैं। Disadvantages is the variability and bias cannot be measured or controlled। वेरिएबिलिटी और बायस से वो मेजर नहीं किया जाता और वो कंट्रोल नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग है। प्रोजेक्टिंग डेटा बियॉन्ड सैंपल नॉट जस्टिफाइड, और सैंपल से जो डाटा लिया जाता है वो पॉपुलेशन को जो है जस्टिफाई नहीं करता। ये एक एग्जांपल है जैसे कि मेल अबव 50 जो है एक कोटा बना लिया, सारी पॉपुलेशन में से बस जो मेल होंगे अबव 50 वही कोटा सैंपलिंग में आएंगे, बाकी लोग जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट है जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग क्या करता है, रिसर्चर जो है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो लोगों को सिलेक्ट कर लेता है। एडवांटेजेस, देयर इज एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी रिस्पांस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी रिस्पांस आता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करता है, मतलब जो जजमेंटल है उसमें कुछ एक्सपर्ट ने अपना एक क्राइटेरिया बनाया होता है, सिर्फ जो लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उसी को सिलेक्ट किया जाता है, अगर सैंपल बाकी लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता। डिसएडवांटेजेस है इसमें बायस सिलेक्शन ऑफ सैंपल में अगर बायसनेस हो सकती है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे ये रिसर्चर ने खुद ही जज किया कि कौन से लोग जो है वो सैंपल में आएंगे,
तो उसने उसका सैंपल कलेक्ट कर दिया पॉपुलेशन के अंदर से। ठीक है, क्लियर। मेंटल सैंपलिंग रिसर्चर जो है वो खुद जज करता है। नेक्स्ट आती है स्नोबॉल सैंपलिंग। The researcher starts with a key person and introduce the next one to become a chain. इसमें स्नोबॉल में वो क्या चेन है, एक से कलेक्ट करता है डेटा, फिर उसको कहता है कि अगले जो है ना 3-4 लोगों से कलेक्ट करो, फिर वो 3-4 लोग किसी और 3-4 लोगों को कहते हैं, तो इस तरह से चेन बन जाती है। इसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग इसलिए कहा गया जैसे कि बर्फ का गोला जैसे जैसे पहाड़ी से नीचे गिरता जाता है तो बड़ा होता जाता है, इसी तरह इसमें भी चेन में जैसे जैसे लोग ज्यादा आते जाते हैं तो चेन जो है वो लंबी होती जाती है, इसलिए इसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। जैसे कि ये चेन बनी, एक 2 लोगों को जानता था, उनसे डाटा कलेक्ट किया, फिर वो आगे 3 को जानते थे, फिर 3 आगे और 4-4 5-5 लोगों को जानते थे, तो इस तरह से ये जो है ना चेन बन जाती है। तो इसमें जितना पॉपुलेशन होती है वो सारे साइज जब बढ़ता जाता है, इस तरह से ये चेन बन जाती है, इसलिए इसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। एडवांटेज इसका क्या है, लो कॉस्ट है, यूजफुल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड फॉर लोकेटिंग देयर पॉपुलेशन। लो कॉस्ट है और स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के लिए जो है ये यूजफुल है फॉर लोकेटिंग देयर पॉपुलेशन को लोकेट करने के लिए इसमें जो है एडवांटेज हो जाता है, जैसे कि HIV के पेशेंट्स हो गए और इस तरह से दूसरे पेशेंट जो रेयर होते हैं जिन तक एक्सेस नहीं हो सकती, फिर जैसे कि कुछ जो HIV के पेशेंट हैं वो दूसरे HIV के पेशेंट्स को जानते हैं और जो दूसरे हैं वो और 3 लोगों को जानते होंगे, तो इस तरह की कंडीशन में ये वाली जो है सैंपलिंग की जाती है। डिसएडवांटेज इसका है कि नॉट इंडिपेंडेंट है, प्रोजेक्टिंग डेटा बियॉन्ड सैंपल नॉट जस्टिफाइड। इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, और बियॉन्ड जो है सैंपल को जस्टिफाइड नहीं हो सकता डाटा जो है जो कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है इसमें सारे लोग शामिल हों। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। ये देखी जाती है कि इसमें एक चेन बनाई गई है, तो ये चेन बनती है। समझ में आ गया सबको?
Next is self-selection sampling. It occurs when the allow each case individual to identify their desire to take part in the research. सेल्फ सिलेक्शन के जो खुद से इसमें विनिंग और रिसर्च में आने के लिए वो आते हैं, तो इस तरह से जो लोग विनिंग होते हैं वो आ जाते हैं, जो विनिंग नहीं होते वो नहीं आते, तो इसको कहते हैं सेल्फ सिलेक्शन. Advantages इसके ये more accurate है, useful in specific circumstances to serve the purpose. और यूजफुल है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में. ठीक है. डिसएडवांटेजेस इसके है मोर कॉस्टली ड्यू टू एडवर्टाइजिंग. इसमें कॉस्ट आती है एडवर्टाइज होने की वजह से. मैं सारा क्योंकि एडवर्टाइज किया जाता है कि जो बंदा इस रिसर्च में आना चाहता है वो आ जाए, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट आती है और ज़्यादा सारे लोग जो है वो जो भी नहीं होते वो उसमें लेफ्ट हो जाते हैं, रह जाते हैं. तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं. जैसे कि ये साइकिक लैब में जो विनिंग है वो आ जाए रिसर्च के लिए, जिसमें जो विनिंग होंगी वो आ जाएंगे, जो नहीं होंगी वो नहीं आएंगी. क्लियर हो गया सेल्फ सिलेक्शन. नेक्स्ट आ जाती है एरर. एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर. A sampling error is a statistical error that occurs when an analyst does not select a sample that represents the entire population of data, and the results found in the sample do not represent the results that would be obtained from the entire population. तो एरर कब होती है? जब ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाता है जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता. जैसे कन्वीनियंट सैम्पलिंग में हमने देखा कि पर्पल वाला मिसिंग था सैंपल में, मतलब वो जो था वो पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था. तो जो रिजल्ट आते हैं वो भी हम एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर. एरर जो है वो टू टाइप्स की होती है, बायस्ड एरर और अनबायस्ड एरर और रैंडम. बायस्ड एरर होती है ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक एंड साइज ऑफ द सैंपल. सैम्पलिंग टेक्निक को सेलेक्ट करने और सैंपल के साइज को सेलेक्ट करने में जो बायसनेस आती है उसको कहते हैं बायस्ड एरर. अनबायस्ड एरर और रैंडम सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं? डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड. इसमें रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है कि पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड हैं यहाँ पे, नहीं इंक्लूड, तो इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग है. ये मेंबर्स को इंक्लूड और नॉट इंक्लूड करने के नाम को रैंडम सैम्पलिंग एरर का है. जबकि सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक और साइज ऑफ द सैंपल में जो एरर आएंगे उसको कहते हैं बायस्ड एरर. सैम्पलिंग एरर क्लियर है सबको?
ये मैं रिपीट कर देती हूँ। सैम्पलिंग एरर जो है स्टैटिस्टिकल एरर है, ये तब होती है जब हमारा सैंपल जो है वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, और जब वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा सैंपल, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी एंटायर पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं हो सकते। इसकी दो टाइप्स हैं, बायस्ड एरर और अनबायस्ड एरर। अनबायस्ड जो है वो है कि सैम्पलिंग टेक्निक जैसे कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक हमने यूज की हो, तो उसकी वजह से एरर जो आएगी वो सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक और साइज ऑफ सैंपल, सैंपल का साइज हमने छोटा रख दिया हो, तो फिर इसमें इसकी वजह से जो एरर आएंगे उसको कहते हैं बायस्ड एरर। अनबायस्ड एरर और रैंडम सैम्पलिंग एरर वो एरर है जो कि मेंबर्स पॉपुलेशन के इसमें डिफरेंस पॉपुलेशन के मेंबर्स जो हैं वो पूरे इंक्लूड किए हैं या फिर नहीं किए, तो उसकी वजह से जो होती है उसको रैंडम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने की कौन सी मेथड्स हैं? Specific problem selection, systematic documentation of related research, effective enumeration, effective pre-testing, controlling methodological bias, selection of appropriate sampling technique। तो मेथड है इसके कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन करनी है रिसर्च से रिलेटेड, इनोमिनेशन इफेक्टिव करनी है, प्री टेस्टिंग जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, और मेथोडोलॉजिकल बायसेस से हमको कंट्रोल करना चाहिए, और सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर देंगे सिलेक्ट में, तो उससे भी एरर रिड्यूस हो सकता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे रिलेटेड रिसर्च की, उससे भी फर्क पड़ेगा। फिर है इफेक्टिव एन्यूमरेशन, फिर इफेक्टिव प्री टेस्टिंग, जैसे पायलट स्टडी हमने कहा कि पहले से अगर पायलट स्टडी कर ली जाए, थोड़ी सी स्टडी छोटी स्मॉल स्केल ट्रायल कर लिया जाए, तो उससे भी हम जो है वो बायसनेस को, सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रोलिंग मेथोडोलॉजिकल बायस जो है वो, और सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, हम अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक को सिलेक्ट करें तो उससे जो है हम सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आ जाता है नॉन सैम्पलिंग एरर। Non-sampling error is an error that results during data collection, causing the data to differ from the true values। ये ट्रू वैल्यू से डिफरेंट होगा सैम्पलिंग एरर जो आएगी इसमें, और ये डाटा कलेक्शन करते हुए जो एरर आएगी उसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। इसकी रीजन क्या हो सकती है? सैम्पलिंग ऑपरेशन, inadequate of response, misunderstanding the concept, lack of knowledge, concealment of the truth, ignored question, processing errors और sample size। तो ये जो है ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन में जो एरर आए तो उसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर, और ये सैम्पलिंग ऑपरेशन की वजह से हो सकती है, इनएडिक्वेट रिस्पांस की वजह से हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो सकती है, या हमने उसको ट्रुथ जो है वो नहीं बताया उससे हो सकती है, लोडिंग क्वेश्चंस की वजह से ज़्यादा सारे क्वेश्चन पूछने हैं तो हो सकती है, और सैंपल साइज जो है वो इनएडिक्वेट होने की वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो आ सकती है। ओके, खत्म हो गया लेक्चर। कोई क्वेश्चन को समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।
कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ मतलब सच्चाई को छुपाना। तो समटाइम्स जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो मुझे सही जवाब नहीं दे रहे होते, वो सच्चाई को छुपा रहे होते हैं। इस वजह से जो है नॉन सेंपलिंग एरर जो है वो आती है। जैसे कुछ अगर हम हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस को देखते हैं और उनको पूरी तरह से ना करते हो प्रैक्टिस, लेकिन रिस्पॉन्स में वो कह दें कि हाँ जी आप प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वो ट्रूथ को छुपा रही हैं। इसकी वजह से क्या होगा, एरर आ जाएगी। फिर हम अपनी रोल का लगा